तो इंडिया फ्रांस के, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हो, जिसमें मिराज वगैरह ये सब हमारे 70 से 80s से इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड है। उसके बाद अगर आप सबमरीन्स वगैरह के ऊपर जाए तो ये अराउंड 1995 के आसपास सबमरीन्स का डिस्कशन शुरू हुआ था, और जो कि 2005 में P-75 के रूप में भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके तहत ये 6 सबमरीन बने थे। बीच में हमने एक होराइजन 2047 भी बात की। 2047 इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जिसको हमें दोनों देशों को मिलके एक साथ को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, R&D, ये सारे चीज़ें की बातें करी गई। ये दोनों देशों का एम है कि 2047 तक भारत और फ्रांस किस तरीके से इस क्षेत्र पे बढ़ेगा। अभी अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल को अगर उठा के देखें तो इंडिया और फ्रांस काफ़ी क्लोज टाइज की तरफ जा रहे हैं। Correct. और जब डिफेंस टाइज की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। नेवल ग्रुप स्पेसिफिकली इंडिया में क्या करता है, हम आए क्यों? हम इसलिए आए क्योंकि हमारे पास जब ये 2005 का कॉन्ट्रैक्ट आया स्कॉर्पियन सबमरीन का, जिसको इंडिया में कलवरी क्लास बोला जाता है, तो जब ये आया तो नेवल ग्रुप डायरेक्टली अब जो इंडिया फ्रांस इक्वेशन का एक सबसेट बन के आया ये सबमरीन। तो वो जब सबमरीन आया तो उसके अंदर नेवल ग्रुप फ्रांस ने जो वो क्या है, वो OEM है, वही उसका डिज़ाइन इंटीग्रेटर है, वही उसका आर्किटेक्चरल IPRs उसी के पास है, मेन नेवल ग्रुप फ्रांस के पास। हाँ, और उसने बेसिकली इंडिया को वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया गया, और उसका पार्टनर जो है इंडिया ने डिसाइड किया कि मज़गांव डॉक लिमिटेड उसका इंडियन टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का और कंस्ट्रक्शन के लिए वो पार्टनर चुना गया। पहले 2 सबमरीन जब बने थे वो फ्रांस ने बनाए इंडिया में, तो इसमें जो लगभग 50% से ऊपर ऑलरेडी इंडियनाइजेशन हम अचीव कर चुके हैं, जो कि ये कंस्ट्रक्शन पूरा मज़गांव डॉक लिमिटेड ने किया है। करेक्ट। नेवल ग्रुप इंडिया जो है ये सब्सिडरी है नेवल ग्रुप फ्रांस की। हम 100% ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेवल ग्रुप फ्रांस है। सबमरीन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरे सबमरीन के जो 30 साल या 40 साल का लाइफ है उसको डिवाइडेड होता है। एक शॉर्ट रिफिट बोलते हैं, एक नॉर्मल रिफिट बोलते हैं, एक मिड लाइफ रिफिट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के रिफिट्स होते हैं। पहले होता था कि पहले सबमरीन्स बाहर जाते थे रिफिट होने, चाहे वो किसी देश का नाम नहीं ले रहा, उन सब देशों में भी गए, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास ये सब कैपेबिलिटीज नहीं था। और इसमें क्रेडिट जो है, क्रेडिट जाता है इंडियन नेवी को भी। जनरली लोग क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं कि सबमरीन इंडिया में 6 बन गई, आगे जाके कुछ और बनेगी। वो किससे कौन बना रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वहाँ से आप सीखते हैं सबमरीन का कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी। तो आज की डेट पे मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नेवल ग्रुप फ्रांस ने नेवल ग्रुप इंडिया के जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन किया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, फ्रांस में गए वो लोग। तो वो इंजीनियर्स आज की डेट में सक्षम है जो यहाँ पे खुद ही इन चीज़ों का सर्विसेज करते हैं, नेवल ग्रुप में सर्विस कर रहे हैं। और अभी जो आने वाले जो आप सुनते हैं जो 3 और सबमरीन आएंगे, तो उसमें ये संख्या और बढ़ सकती है। इंडिया को जब एक्सपोर्ट्स करना है और चाहे वो सब्सिडरी के थ्रू, तो हमारे को अपने IPRs को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। AIP के डेवलपमेंट में नेवल ग्रुप का भी एक पर्टिकुलर रोल है, और उसमें भी हम उस DRDO को कोऑपरेट करते हैं। तो जब ये AIP बनेगा, ये भारत का बनेगा, वो IPR भारत का है क्योंकि इंडिया का है, बट उसमें फ्रांस का काम है एज ए कोलैबोरेटर। फ्रांस उसके अंदर मदद कर रहा है। उसके अंदर उसी के साथ साथ अभी 1-2 प्रोग्राम और है, जैसे कल ही आपने देखा था वो EHWT एक है, इलेक्ट्रिकल हैवीवेट टॉर्पेडो, जो आगे ये DRDO ही बना रहा है, ये DRDO का उसमें हमारा रोल है, हम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल आस्क में। दोस्तों आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं जो कि रिलेटेड है हमारी इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ। और इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर भास्कर कानूनगो, जो कि नेवल ग्रुप चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं इंडिया के। और क्या क्या इनोवेशंस इस वक्त इंडिया में हो रही है भारतीय नौसेना के क्षेत्र में या नेवी के डोमेन में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबमरीन्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त जो आप ये देखिए कि हमारी जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो फोकस किया जा रहा है, उसे लेते हुए नेवल ग्रुप इंडिया जो है वो किस तरीके से इनिशिएट कर रहा है, और बहुत सारी डिस्कशन हम इस पर करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर धन्यवाद। सर मैं आपसे क्वेश्चंस
पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अगर बात करते हैं भारत और फ्रांस की डिफेंस रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो उसे आप किस एंगल में देखते हैं? देखिए, भारत और फ्रांस के अगर आप डिफेंस रिलेशनशिप की बात नहीं करें, अगर हम ब्रॉडली बात करें, इन दोनों देशों के संबंध आपको हिस्टोरिकली मिल जाएंगे। पिछले 60 साल पे अगर आप देखेंगे कि हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस काफ़ी हुए हैं। और रही बात आपने डिफेंस के ऊपर पूछा है, तो लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक्स। अगर स्पेसिफिक्स में अगर हम जाए तो इंडिया फ्रांस के, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हो जिसमें मिराज वगैरह ये सब हमारे 70 से 80 से इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड है। उसके बाद अगर आप सबमरीन्स वगैरह के ऊपर जाए तो ये अराउंड 1995 के आसपास सबमरीन्स का डिस्कशन शुरू हुआ था, और जो कि 2005 में P-75 के रूप में भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके तहत ये 6 सबमरीन बने थे। तो हमारे संबंध तो हमारे पास काफ़ी डीप है। और इसको अगर मैं बोलूँ कि अभी अगर आप देखो दोनों देशों के बीच में अभी हमारे, जैसा आप जानते हो, हमारा बीच में हमने एक होराइजन 2047 भी बात की। 2047 इजीली इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सरकार ने और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अगले 100 साल में, मतलब जो आज़ादी से 100 साल के अंदर कि हम भारत कहाँ से किस स्टेज से किस स्टेज पे जाता है। और उसके अंदर अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो 2 देशों के साथ उन्होंने इस तरह का होराइजन 2047 2 देशों के साथ हमने साइन किया है, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। तो होराइजन 2047 का बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र है। रक्षा क्षेत्र एक है, उसमें दूसरे वाले क्षेत्रों पे हम नहीं जाते। तो रक्षा क्षेत्र को भी अगर आप देखोगे तो वो भी अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव है। एयरफोर्स से लेके, आर्मी से लेके, कोस्ट गार्ड से लेके, नेवी से लेके, हर एक के लिए कुछ ना कुछ सेक्शंस है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जिसको हमें दोनों देशों को मिलके एक साथ को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, R&D, ये सारे चीज़ें की बातें करी गई। ये दोनों देशों का एम है कि 2047 तक भारत और फ्रांस किस तरीके से इस क्षेत्र पे बढ़ेगा। तो ये MEA के वेबसाइट पे भी बहुत अच्छे से डिटेल में अवेलेबल है, तो मैं नहीं जाना चाहूँगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो हमारे संबंध उस लेवल पे पहले से ही है। और आगे जैसे जैसे अगर आप देख रहे हो, अभी अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल को अगर उठा के देखें तो इंडिया और फ्रांस काफ़ी क्लोज टाइज की तरफ जा रहे हैं। Correct. और जब डिफेंस टाइज की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, स्ट्रेटेजिक एरिया में जाने का मतलब दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ना केवल विश्वास बल्कि जो विश्व शांति के लिए, सुरक्षा के लिए दोनों देश अपने लिए तत्पर है। और उस वजह से दोनों देश आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। सर, इसी चीज़ को मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बात आती है भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है वो लगातार पिछले कुछ दशकों में तो और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। और जहाँ तक देखा गया है कि हमारी नेवी को स्ट्रांग बनाने में फ्रांस की बहुत भूमिका रही है, और इवन राफेल मरीन के लिए भी भारतीय नौसेना आगे कंसीडर कर रही है। लेकिन सर, जैसे कि यहाँ पर नेवल ग्रुप की अगर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैं शुरुआत में आपसे पूछ भी रहा था कि नेवल ग्रुप और नेवल ग्रुप इंडिया, ये दोनों ही जो आपने बताया कि ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना होगा कि दोनों में क्या एक अंतर है? अच्छा, नेवल ग्रुप और नेवल ग्रुप इंडिया में ऐसा कोई अंतर नहीं है। नेवल ग्रुप क्या है? नेवल ग्रुप फ्रांस की डिफेंस कंपनी है, राइट। और कंपनी में भी जिसके अंदर फ्रांस सरकार का लगभग 65% का स्टेक है उस पर। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक, जस्ट फॉर आपके दर्शकों के लिए, एक कह सकते हैं DPSU मॉडल कह सकते हैं अंदर का फ्रांस का। तो नेवल ग्रुप स्पेसिफिकली इंडिया में क्या करता है, हम आए क्यों? हम इसलिए आए क्योंकि हमारे पास जब ये 2005 का कॉन्ट्रैक्ट आया स्कॉर्पियन सबमरीन का, जिसको इंडिया में कलवरी क्लास बोला जाता है। तो जब ये आया तो नेवल ग्रुप डायरेक्टली अब जो इंडिया फ्रांस इक्वेशन का एक सबसेट बन के आया ये सबमरीन। तो वो जब सबमरीन आया तो उसके अंदर नेवल ग्रुप फ्रांस ने जो, वो क्या है, वो OEM है, वही उसका डिज़ाइन इंटीग्रेटर है, वही उसका आर्किटेक्चरल IPRs उसी के पास है, मेन नेवल ग्रुप फ्रांस के पास। हाँ, और उसने बेसिकली इंडिया को वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया गया। और उसका पार्टनर जो है, इंडिया ने डिसाइड किया कि मजगांव डॉक लिमिटेड
उसका इंडियन टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का और कंस्ट्रक्शन के लिए वो पार्टनर चुना गया। तो एक तरफ से अगर आप देखो, फ्रांस की तरफ से नेवल ग्रुप को रखा गया, इंडिया की तरफ से मजगांव डॉक लिमिटेड को रखा गया। ये दोनों तो जब ये दोनों मिले, इन दोनों ने मिलके हमारे सामने एक उदाहरण हमारे सामने पेश किया। 6 सबमरीन बनाए, 5 ऑलरेडी इंडक्ट कमीशन हो चुके, इंडक्ट है नेवी के पास, छठा अभी अगला 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये भी हम जिस तरह से वो जिस एडवांस स्टेज में है वो भी आ जाएगा। तो उस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक तरह से कंक्लूड हो जाता है और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इसलिए भी है कि अगर आप देखें, पहले 2 सबमरीन जब बने थे वो फ्रांस ने बनाए इंडिया में। आज अगर आप देखो तो ये जो अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य देखें और पार्लियामेंट में तक इसके जो फिगर्स गए, तो इसमें जो लगभग 50% से ऊपर ऑलरेडी इंडिजिनेशन हम अचीव कर चुके हैं, जो कि ये कंस्ट्रक्शन पूरा मजगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। करेक्ट। तो ये तो हुआ नेवल ग्रुप की बात। तो और आपका सवाल था कि नेवल ग्रुप और नेवल ग्रुप इंडिया में क्या फ़र्क है। नेवल ग्रुप इंडिया जो है ये सब्सिडरी है नेवल ग्रुप फ्रांस की। हम 100% ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेवल ग्रुप फ्रांस है। और इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि लगभग हमारे पास 80-85 के करीब हमारे पास टोटल लोग हैं। हमारे पास हम जो मेन हमारा ऑफिस है वो है बॉम्बे में है, जो हेड ऑफिस भी हमारा बॉम्बे में है, और वहीं पे हमारे पास वेयर हाउस भी है और वहीं पे हमारे पास वर्कशॉप्स भी है। उसके सिवाय हम वाटर फ्रंट सपोर्ट देते हैं कारवार पे, जो अगर आपको पता हो कारवार जो है वो इंडियन नेवी का ही नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस बन के तैयार होने वाला है। तो हम वहाँ पे भी है, और दिल्ली में एक हमारा छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे आप मेरे साथ भी हैं। तो हमारे पास ये 3 लोकेशंस पे अभी फ़िलहाल ऑफिसेस है। मेजॉरिटी ऑफ हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो बॉम्बे में है और कारवार में है, क्योंकि वहीं पे इंजीनियर्स को जो सपोर्ट देना होता है नेवी को, वो वहीं पे है। सर, जैसे कि एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी सबमरीन्स है उनमें एक रिफिटिंग का प्रोसेस होता है, तो वो जो रिफिटिंग का प्रोसेस होता है वो नेवल ग्रुप इंडिया उसे किस तरीके से करती है? रीफिटिंग का प्रोसेस, अच्छा, ये रीफिटिंग का एक्चुअली प्रोसेस नहीं होता क्या है कि सबमरीन एक कंस्ट्रक्शन हो गया। एक सबमरीन की औसतन लाइफ 30 से 40 साल की होती है। OEM कहता है 30 साल, बट हमें पता है कि हम जब उसको अच्छे से अगर मेंटेन करते तो लगभग वो 40 साल के करीब भी आराम से वो नेवी के पास रहता है। पर जो मिड लाइफ होता है रिफिटिंग का, वो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये जो रिफिट्स क्या होता है, बेसिकली रिफिट आपको सिंपल सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो रिफिट इसी तरह से होता है जैसे हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी का हम बोलते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे ये सर्विसिंग होनी है, 20,000 पे ऐसा होना है, किसी में कोई पार्ट बदलता है, किसी में कुछ और होता है। तो उसी तरह से एक सबमरीन को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि सबमरीन को भी मेंटेन करने के लिए इस मशीन को भी एक समय पे एक अंतराल पे उसका OEM जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर बोलता है कि अगर आप उसको 30 साल अगर आपको इसको चलाना है तो इस अंतराल पे आपको इसमें ये इंटरवेंशंस चाहिए। कुछ में हो सकता है कि कोई एक इक्विपमेंट भी बदला जाए, कुछ में इक्विपमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने उसको सर्विस करके चेक किया कि सब कुछ ठीक है नहीं है, क्योंकि वॉर इक्विपमेंट है। आप इसको जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते। जब भी आपको ऑपरेशंस में जाना है तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हमने कुछ छोड़ दिया, कोई अभी सर्विस नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से सबमरीन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरे सबमरीन के जो 30 साल या 40 साल का लाइफ है उसको डिवाइडेड होता है। एक शॉर्ट रिफिट बोलते हैं, एक नॉर्मल रिफिट बोलते हैं, एक मिड लाइफ रिफिट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के रिफिट्स होते हैं, तो उसके अंदर वो डिवाइडेड होता है। तो कलवरी क्लास का लगभग 18 महीने से 24 महीने के बीच में इसका पहला शॉर्ट रिफिट होता है। तो नेवल ग्रुप इंडिया इसके अंदर क्या करता है, जो PAC एक बोलते हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल जो होता है वो हमारे पास जिसका है, तो हम नेवल ग्रुप उस वाले रिफिट के काम को हम लोग लेते हैं, नेवल ग्रुप इंडिया। तो वो उस काम को करता है, वो इंडिया में ही होता है। इसके लिए कोई जहाज हमारा बाहर नहीं जाता, कोई फ्रांस में नहीं जाता, ये यहीं पे होता है। बाकी इंडियन नेवी अपने जैसे अगर नेवल ग्रुप इंडिया की अगर मैं बात करूँ, 2 INS करंज और खंदेरी, 2 को हम लोगों ने रिफिट पे हमने इंडियन नेवी के साथ काम किया है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नेवल ग्रुप इंडिया ही काम करता है, उसमें बहुत सारे दूसरे MSMEs, इवन मजगांव डॉक लिमिटेड और नेवी खुद भी उसमें काम करता है। तो ये सब मिलके ये सारी चीज़ें
ये जहाज अब पहले होता था कि पहले सबमरीन्स बाहर जाते थे रिफिट होने, चाहे वो किसी देश का नाम नहीं ले रहा, उन सब देशों में भी गए, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास ये सब कैपेबिलिटीज नहीं था। और इसमें क्रेडिट जो है, क्रेडिट जाता है इंडियन नेवी को भी, क्योंकि इंडियन नेवी ने ये सोच रखा था कि हमें ये जो रिफिट वाले काम है अपने ही देश में करने हैं, और इसी के अंदर नेवी की सोच को और दम दिया जब हमारे जो पॉलिसीज आई, स्पेशली 2018, 19, 20, खासकर एक वाटरशेड मूवमेंट। अब अगर मेरे को बोलना, ये मेरे हिसाब से 2020 का जब कोविड आया तो बहुत सारे निर्णय लिए गए, पूरे विश्व ने लिए, उसमें हमने भी लिए। तो उसके अंदर बहुत सारे निर्णय ऐसे हुए जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि अगर रक्षा क्षेत्र में भी कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी। तो उस तहत भी ये रिफिट्स बहुत सारे इंडिया में, अब तो सारे ये रिफिट इंडिया में हो रहे हैं। करेक्ट सर, यहाँ तक हमने जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ और मेरे दिमाग में सवाल आया कि P-75 के तहत जो हमारी ये 6 सबमरीन्स जो बन गई हैं, उसमें आगे भी एक जो रोल रहता है स्पेशली, वो नेवल ग्रुप इंडिया का कैसा रहेगा इन सबमरीन्स को सपोर्ट देने के लिए? ये देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया है कि जनरली लोग क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं कि सबमरीन इंडिया में 6 बन गई, आगे जाके कुछ और बनेगी। वो किससे कौन बना रहा है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि वहाँ से आप सीखते हैं सबमरीन का कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी। और अगर 75 की बात करें या कलवरी क्लास की करें तो इसमें 2005 का कॉन्ट्रैक्ट यही था कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया जाए TOT के तहत, जो नेवल ग्रुप फ्रांस ने दिया। अब सवाल ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक एवरेज लाइफ जो है 30 साल से लेके 40 साल तक के बीच में एक सबमरीन का है औसतन। खासकर अगर आप हिंदुस्तान के सबमरीन्स को देखें, किसी भी देश के हो, लगभग हम ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि OEM भले ही उसको 25 साल बोले, 30 साल बोले, तो इंडियन नेवी उसको अब एक बहुत बेहतरीन मेंटेन करके उसको उससे ज़्यादा ही OEM से ज़्यादा उसको यूज़ करता है। तो जब इसको यूज़ करता है तो उसके पीछे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस फिलॉसफी होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप वो नए सबमरीन को भी ख़राब कर देंगे, वो 30 साल की जगह वो हो सकता है 10 साल में ख़राब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके पीछे जो मेंटेनेंस फिलॉसफी है, उसके अंदर नेवल ग्रुप और नेवल ग्रुप इंडिया, खासकर नेवल ग्रुप ने नेवल ग्रुप इंडिया को भी एम्पावर किया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिफिट्स है, रिफिट्स के अंदर नेवल ग्रुप इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अंदर हम कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के लिए भी आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 या 3 होते हैं बेसिकली। एक पार्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल सपोर्ट, जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट में जिसके अंदर आपके स्पेयर्स वगैरह, कुछ स्पेयर्स जो इंडिया में नहीं बनते वो फ्रांस से आते हैं, और बहुत सारे स्पेयर्स हैं जो कि अब इंडिया में बनने लगे हैं, जो भी बनते हैं, ठीक। कुछ वो स्पेयर्स हो गए, वो स्पेयर्स हमारे को नेवी खुद भी प्रोवाइड करता है और हम खुद भी प्रोक्योर भी करते, कुछ ये हो गया। इसके सिवाय आपका होता है जो एक स्पेयर्स के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्विसेज, वो कौन करेगा, क्योंकि स्पेयर भी सर्विसेज होती है। सही बात है। तो आज की डेट पे मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नेवल ग्रुप फ्रांस ने नेवल ग्रुप इंडिया के जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन किया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी। फ्रांस में गए वो लोग, कुछ लोग 2 महीने से लेके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, डिपेंडिंग कौन किस क्रिटिकल चीज़ को, एस्पेक्ट को हैंडल कर रहा है। करेक्ट सर। तो वो इंजीनियर्स आज की डेट में सक्षम है जो यहाँ पे खुद ही इन चीज़ों का सर्विसेज करते हैं, नेवल ग्रुप में सर्विस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो नेवल ग्रुप का, नेवल ग्रुप इंडिया का, हमारा जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ है, हमने सर्विसेज पार्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो वो सर्विसेज पार्ट पे इन्वेस्ट करने से हुआ कि बहुत सारे टेस्ट बेंचेस लगे हैं। तो ये बहुत टेक्निकल है, बट मैं आपको सिंपल बताऊँ कि जैसे कुछ चीज़ है, तो हमारे इधर जो टेस्ट बेंचेस हमारे इधर लगे हुए, जैसे एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देखते हो जो सबमरीन है, तो इसको IPMS बोलते हैं। तो इन सब के इनके जो टेस्ट बेंचेस है, ये हो गया है हमारे स्टार्टर पैनल के, हो गया कॉम्बैट सिस्टम के, हो गए कॉम्बैट सिस्टम, क्योंकि सबमरीन एक क्या है, कॉम्बैट उसका सबसे मेन है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो और इंटरकॉम्स है, ये सब हम ऑलरेडी कारवार में और बॉम्बे में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ये इसके लिए अब कहीं हमारे को फ्रांस में जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। ना तो सबमरीन तो खैर जाता ही नहीं था कभी भी, तो जो इक्विपमेंट वाइज ये सब कई बार फ्रांस में पहले जाते थे, तो अब वो नहीं जाते, वो हिंदुस्तान में ही होता है। और 2025 के मिड तक में
हमारे पास दो और क्रिटिकल चीज़ें, एक न्यूमेटिक रैम होता है इसके अंदर, तो न्यूमेटिक रैम और जो केबल्स है, तो इन सब का भी हम जो है जो टेस्ट बेंचेस और जो प्रोसेसेस है वो हम इधर ले आएंगे। तो ये हुआ हमारा एक इन्वेस्टमेंट जो हमने खुद किया है। और उसके साथ साथ जो हमारा एक इंडस्ट्री का, देखिए हमारा ना एक इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है। हमने लगभग P75 प्रोग्राम के अगर मेरे को याद हो सही से, तो लगभग 500 से 700 के करीब अपने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को उनके साथ बात किया, उनको समझने की कोशिश की, और उनके साथ फिर हमने उनमें जो हमारे क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स है उसमें लगभग हमने पाया कि कोई 50-60 कंपनीज है जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। राइट। और अभी जो आने वाले जो आप सुनते हैं जो 3 और सबमरीन आएंगे, तो उसमें ये संख्या और बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये जो कंपनीज है इनके साथ हम जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनके इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस को हम यूज़ करके इसमें भी एक जो इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो या तो नेवल ग्रुप इंडिया के पास आता है या नेवल ग्रुप इंडिया के थ्रू जो इंडियन कंपनीज के पास आता है, जिसके अंदर जो अधिकांश जो है, इनफैक्ट पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सारे ही MSMEs है। करेक्ट। अभी वाले में कुछ बड़े जो देश के नामी गिनामी इंडस्ट्रीज है वो सब भी उसमें शामिल होंगे। फिलहाल मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये सब भी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक रोबस्ट इकोसिस्टम जो इंडिया में है सबमरीन को लेके, ये फ्रेंच सबमरीन जो स्कॉर्पियन या कलवरी क्लास का हो, तो इसके अंदर शिपयार्ड में MDL है ही, बहुत लगभग 50 के करीब MSME और कुछ बड़े इंडस्ट्रीज भी शामिल होंगे। करेक्ट सर। सर ये तो बात हुई P75 को लेकर। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर सबमरीन्स, और जैसे अगर देखा जाए तो UUVs का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है स्ट्रैटेजिकली भी। तो इसको मैं एक जनरल आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से जो अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज़ है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो कैसे हमारी नेवी को एम्पावर कर सकती है फॉर फ्यूचर। अच्छा, आपके इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से आंसर करना चाहूँगा। अगर आप देखो अगेन इंडिया के पोजीशनिंग को देखिए, जहाँ पे हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन है, हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन प्लस हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री हर बार बात करते हैं जिसके ऊपर, और प्रधानमंत्री के हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। तो देश की जब आपकी अर्थव्यवस्था जब आगे बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा आपको उस अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको अपने सैन्य बल की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस बीच पे अगर आप देखें, इंडिया का जो एक लोकेशन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है। तो आपका ट्रेड जो होता है, जो ईस्ट और वेस्ट का जो है, वो थ्रू हमारे यहीं से होता है। और आज की डेट पे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारा इंडियन नेवी का अगर आप रोल देखें तो काफ़ी जो गर्व की बात है कि वो उन्होंने जो पूरे हमारे ही जो मर्चेंट शिप्स नहीं बल्कि दूसरे देशों के मर्चेंट शिप्स को भी कैसे करके वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस रीजन के थ्रू जब वो जाते हैं, जो जहाज जाते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। प्लस इंडियन नेवी का अब जो हमारे पास, अगर आप देखो इंडिया का ही अगर जो बॉर्डर्स है उसको तो आप बदल नहीं सकते, जो हमारा लैंड है वो वही है, वही रहेगा। उसके साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए भी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, और वो सब है। बट उसी के साथ साथ जब जैसे जैसे आप इकोनॉमिक एक महाशक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो बढ़ भी रहे, तो बहुत सारे आपके पास चैलेंजेस होंगे। तो उस चैलेंज में इंडियन नेवी का जो रोल है ऑलरेडी बहुत अच्छा रोल है, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होएगा, क्योंकि मैरीटाइम को आपको कंट्रोल करना है और उसमें से आपको सेफगार्ड करना है। तो जब ये रोल होता है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो अब नेवी भी नए टेक्नोलॉजियों को अडॉप्ट करेगा। तो वो पुराने टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगे। नहीं, किसी टाइम सेल बोट से भी काम चलता था, आज नहीं चलेगा। नहीं। तो उसके अंदर बहुत सारे अंडर वाटर व्हीकल्स की बात होती है। सबमरीन खुद भी एक अपने आप में अंडर वाटर है, बट ये मैंड है। तो इसी के छोटे रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगेन वो जो होराइजन 2047 जिसकी मैं रेफर कर रहा था, तो होराइजन 2047 के अंदर भी इंडिया और फ्रांस के बीच में उस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी बातें चल रही है, जो सरकार टू सरकार के लेवल पे है, वो मतलब कंपनी लेवल पे नहीं है। तो उस लेवल पे वो DRDO के साथ, उसी तरह से फ्रांस का जो DRDO इक्विवेलेंट है, उनके साथ वो लोग अभी काम कर रहे हैं।
और जैसे जैसे वो इंडस्ट्री की तरफ आएगा तो नेवल ग्रुप भी शायद अपना उसमें रोल प्ले करेगा। ऑब्वियसली सर, करेक्ट सर। जो हमारा रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो अक्सर एक्सपोर्ट को लेकर यानी कि निर्यात को लेकर बातचीत करता रहता है। तो ऐसे में एज अ फॉरेन OEM जो कि नेवल ग्रुप इंडिया है, वो किस तरीके से इसमें अपना रोल इनिशिएट करता है? देखिए, ये भी जो है ना, नेवल ग्रुप से हटके मैं इसका पहले एक आपको आंसर करना चाहूँगा। इन जनरल आज की डेट पे अगर आप देखें तो आज की डेट पे भारत के पहले ये जो पिछले 10 साल में जो डिफेंस को लेके भी हमारी सोच बदलती गई है। एक वक्त हमने कहा कि अब हमारे को सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहिए, आत्मनिर्भर, ये टर्म्स हमारे अलग अलग समय पे बदलते गए, बट ओवरऑल यही था कि हमें अपने ऊपर जो आत्मनिर्भर होना है हमारे अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्योंकि हम कहते थे कि विदेशों में अगर हम ये सामान खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा विदेशी मुद्रा हमारा बाहर चला जा रहा है, तो हमारे को इसको रोकना है, प्लस हमारे को अपनी इंडियन इंडस्ट्री को भी कैपेबल बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए जब हम बात करते थे तो इसके अंदर अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सब्सिडरी का। ये कोई नेवल ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, बट एक जनरल मैं आपको बता दूँ जो भी सब्सिडरी है, सब्सिडरी क्या करता है, सब्सिडरी का यूसेज क्या है। सब्सिडरी इसलिए होता है क्योंकि विदेशी जो कंपनीज होती है वो अपने IPR को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो बहुत सारे चीज़ें नहीं देना चाहेगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उस रीजंस कुछ फाइनेंशियल कमर्शियल रीजंस हो गए, कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस होंगे। तो अब जो अभी ऐसे में सब्सिडरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, क्योंकि वो जिस चीज़ को डायरेक्टली वो जो OEM है जो मतलब विदेश में है, वो अगर नहीं इंडिया में शेयर करता तो वो हो सकता है कुछ उसका एक हिस्सा अपने ही सब्सिडरी के थ्रू शेयर करता है। बट इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट पे जो ये जो सोच है भारत सरकार का, जो मैं कह रहा हूँ कि ओवर द डिफेंस, ये अभी और बदल रहा है। अभी हम बात करते हैं, अभी हम पहले जैसे बीच में हम बात करते थे 2015 से 17 का अगर खासकर मैं पीरियड बताऊँ तो हम बहुत बोलते थे कि मेक इन इंडिया कीजिए। तो उसके ऊपर भी रिविजिट हुआ, बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, बहुत सारे चीज़ें हुए। तो धीरे धीरे भारत सरकार को ये भी समझ में आया कि नहीं, अभी हमारे को इस वाले प्रोग्राम के अंदर भी कुछ क्या क्या बदलाव करने चाहिए। तो वो इवॉल्विंग प्रोसेस है। उस बीच में आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने साथ में ये भी बोला कि हमें डिफेंस को केवल अपने लिए यूज़ नहीं करना, हमें बल्कि दूसरों के लिए भी, जहाँ पे हम इसको अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वहाँ तक हम इसको एक्सपोर्ट कर सके। तो उसके दो फायदे, एक तो आपको डायरेक्ट इकोनॉमी में भी बेनिफिट होता है, बट उसके साथ साथ आपका डिप्लोमेटिकली भी आपका क्लाउड, आप उसको संबंध को सुधार सकते हैं। हम पहली बात तो भारत किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता, तो हमें वो वैसा भी हमारा विचार भी नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी का नहीं है। तो हम जब ऐसे बातें करते हैं तो इस बीच में एक्सपोर्ट्स जो है, और अगर आप देखें आज की डेट पे हम पिछले अगर 3 साल के अगर बजट फिगर्स को देखें और अभी फरवरी 1 को जो नया बजट आएगा तो उस पर भी देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हमारे और धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़ रहे हैं। बट उसके बावजूद इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि IPRs को लेके एक बहुत बड़ा इशू होता है कि IPR का कैसे करें IPR। तो इंडिया को जब एक्सपोर्ट्स करना है और चाहे वो सब्सिडरी के थ्रू, तो हमारे को अपने IPRs को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। IPR भी जो है, एक हमारे पास फोरग्राउंड IPR होता है और एक बैकग्राउंड IPR हर एक कंट्री का अपना कोर होता है, उसको कोई नहीं शेयर करता। जब हिंदुस्तान भी एक्सपोर्ट करेगा वो भी नहीं शेयर करेगा। फोरग्राउंड IPR वो निगोशिएबल होते हैं। तो ये सब चीज़ों पे सब्सिडरी का बहुत बड़ा योगदान होता है और हो सकता है। जो मेरे को लगता है कि जो DAP जो है, जो हमारा जो डिफेंस का जो मेन जो एक्विजिशन का जो बाइबल है या किताब कह लीजिए, इसके अंदर सरकार को सोचने की थोड़ी सी मेरे हिसाब से ज़रूरत है। क्योंकि वन ऑफ द वे कि आप जो डिफेंस पे इंडिया को ना केवल आत्मनिर्भर बल्कि उसको एक मीनिंगफुल तरीके से, जो कोलैबोरेशंस की हम बात करते हैं, जो ये जो कोलैबोरेशंस होते हैं, तो कोलैबोरेशन में आपने एक प्रोडक्ट बनाया और 2 देश मिलके उसका कॉमन एक जो आपका फ्रेंडली नेशन है उसके साथ जब ट्रेड करेंगे तो उसमें सब्सिडरी एक महत्वपूर्ण आपके एक रोल प्ले कर सकता है। फिलहाल DAP में सब्सिडरीज को लेके ऐसे प्रोविजंस नहीं है एनेबलिंग, तो सब्सिडरीज को देखा जाता है कि वो माना जाता है कि वो तो उसी देश का है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए।
अब रही बात आपने नेवल ग्रुप के बारे में पूछा, तो नेवल ग्रुप का अगर आपको बोलूँ, नेवल ग्रुप का तो इंडिया के साथ अगर मैं कोलैबोरेशंस की बात करूँ, P-75 प्रोग्राम अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। करेक्ट सर। तो अगर आप देखिए नेवल ग्रुप जो है भारत में कई तरह से काम करता है। एक तो हमने जो 2005 का जो कॉन्ट्रैक्ट था जो मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ था, जिसपे सबमरीन कंस्ट्रक्शन का काम था, P-75 वो वाला काम किया। नेवल ग्रुप फ्रांस का ही मैं अगर आपको बोलूँ, क्योंकि जो हम को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की जो बात करते हैं और जो होराइजन 2047 के भी पार्ट है, उससे पहले से ही हम लोग DRDO के जैसे AIP है, AIP के डेवलपमेंट में नेवल ग्रुप का भी एक पर्टिकुलर रोल है, और उसमें भी हम उस DRDO के को कॉपरेट करते हैं। तो जब ये AIP बनेगा, ये भारत का बनेगा, वो IPR भारत का है क्योंकि इंडिया का है, बट उसमें फ्रांस का काम है एज ए कोलैबोरेटर, फ्रांस उसके अंदर मदद कर रहा है। उसके अंदर उसी के साथ साथ अभी एक दो प्रोग्राम और है, जैसे कल ही आपने देखा था वो EHWT एक है, इलेक्ट्रिकल हैवी वेट टॉर्पेडो, जो आगे ये DRDO ही बना रहा है, ये DRDO का उसमें हमारा रोल है, हम उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये सब जो है सक्सेस स्टोरीज है। अगर आप देखो ये दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, उसको आपको दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित भी है, और कैसे करके जो स्ट्रॉन्ग टाइज हो रहे हैं, ना केवल टाइज बल्कि टाइज तो हो ही रहे हैं, और ये जो दोनों देशों के जो लीडरशिप जो फैसला कर रही है, तो दोनों डेमोक्रेसी जो फैसला कर रही है, उसको कैसे करके इंडस्ट्री, नेवल ग्रुप एक इंडस्ट्री है, नेवल ग्रुप और नेवल ग्रुप इंडिया जो उसी का एक सबसेट है, हम लोग कैसे करके जो सरकार और जो दो डेमोक्रेसी जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं उस दोनों देशों को, तो हम उसी रास्ते में कैसे करके हम अपना छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भी आपको उसमें देखने को मिल जाता है। सर अक्सर बात की जाती है भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर, जो कि पिछले कुछ दशकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं। सर ये जो डिफेंस संबंध को हम अगर अलग रखें, उससे पहले जो हमारे आपस के जो कहते हैं कि जियोपॉलिटिकली जो रिलेशन रहे हैं फ्रांस के साथ, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को एज ए स्टूडेंट भी जो मैंने समझा, जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में था 1998 का, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर भी इसके स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस और कईयों के ऊपर सैंक्शंस लगे। मेरे ख्याल से मई महीना था, अगर मेरे को सही से याद हो, कि मई महीने में इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति किया, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे बोला पोखरण में, जिसके बाद उन्होंने बोला आज बुद्धा फिर से मुस्कुराए हैं। तो वो एक न्यूक्लियर परीक्षण था। भारत कभी भी किसी के ऊपर न्यूक्लियर, हमारे तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही बहुत थी, शुरू से थी कि हम नो फर्स्ट यूसेज, करेक्ट, बट अपनी सुरक्षा के लिए हमने उसको किया। तो जैसे ही किया तो हमारे बहुत सारे मित्रों ने, इंक्लूडिंग नेटो मित्र और US, और सबसे जो हमारे क्लोज जाने वाले मित्र थे रशिया, इन सब ने हमारे पे सैंक्शंस लगाए 1998 में, जिसका एक उदाहरण हमारा अपना यूनिवर्सिटी तक रहा है, जिसके स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के ऊपर, दिल्ली IIT के ऊपर, और बहुत सारे जो 50 के करीब इंस्टीट्यूशंस थे जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो P-75 का जो डिस्कशन था, कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास, इसका डिस्कशन तो लगभग 1995 के आसपास से ही सरकार कर रही थी कि हमारे को इंडिया में सबमरीन बनाने हैं, तो फ्रांस क्या उसमें ऑफर करता है, इंडिया क्या लेता है, ये डिस्कशन चल रहा होगा। तो जब 98 में जब ये मई महीने में हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रांस के ऊपर भी प्रेशर आया होगा कि आप भी हमारे पे ये इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, क्योंकि पूरे सब नेटो वर्ल्ड ने लगा दिया था। पहली बात, सैंक्शन लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने सबने एक मुंह तोड़ जवाब दिया दुनिया को कि आप सैंक्शन लगाइए, हमारे रुकावटें आपने तैयार करिए, लेकिन हम इसको उभरेंगे। पर इसके साथ साथ फ्रांस का रोल ये था कि फ्रांस ने तब भी हमारे साथ बात कंटिन्यू करी, जिसका उदाहरण था कि 2005 में ये सबसे पहला उस सैंक्शन के पीरियड में अगर कोई एक मेजर जो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसपे उसने एक टेक्नोलॉजी दिया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, नहीं तो अगर वो भी बहकावे में आ जाता तो नहीं देता। क्रायोजेनिक इंजन उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। रशिया का ने जो हमारे पे सैंक्शन लगाया, जिसकी वजह से हमारे इसरो का क्रायोजेनिक इंजन 20 साल डिले हो गया, बट फ्रांस के साथ नहीं हुआ। और फ्रांस का अगर आप उदाहरण देखें, ये तो 98 का एग्जाम्पल दिया जो मैंने 2005 में क्या हुआ,
2005 के बाद भी अगर आप देखते रहे, जैसे जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तब देखते थे कि भारत के प्रधानमंत्री ये हर वक्त बात करते थे कि हमें यूएनएससीएन में परमानेंट सीट की बात करते थे, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, पक्ष विपक्ष हर कोई होता है, इसमें मांग करता था, और भारत का रोल भी डिमांड करता है कि भारत को ये सीट मिलनी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो तो शुरू से फ्रांस का हमेशा सपोर्टिव था, फ्रांस उसमें वोट भी करता था इंडिया के फेवर में। तो फ्रांस का रोल तो मेरे को लगता है ये यही कुछ हिस्टोरिकल कारण भी है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कहती है कि इंडिया और फ्रांस जो ये दोनों डेमोक्रेसी का स्वाभाविक है एक दूसरे के साथ क्लोजली काम करने का, और उसी का एक रीज़न भी है जो मैंने आपको बताया कि अभी 14 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने होराइजन 2047 का जो रोड मैप है प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ साइन भी किया था। तो ये चीज़ आगे और बढ़ती जाएगी। तो इसमें कोई मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच के जो इक्वेशंस है वो किसी भी मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो इक्वेशन है आपको अगर देखे तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और पीस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से फ्रांस के साथ भारत के जो रिलेशन है वो मजबूत हो रहे हैं, और सर ने जिस तरीके से कुछ उदाहरण भी दिए कि जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी तो उस दौरान फ्रांस एकमात्र वो देश था जिसने पूरा सपोर्ट भारत को किया। तो यही कहते हैं कि समय पर कौन आपके काम आता है, अगर जनरल भाषा में भी हम कहते हैं तो उसको ही आप अपना एक सच्चा मित्र मानते हैं। तो सेम फ्रांस के साथ भी भारत का उसी तरीके का रिलेशन है, और फ्रांस ने किस तरीके से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाना शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उन्होंने और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा भविष्य में बहुत कुछ दोनों देशों के बीच में होने वाला है, और ये एक नया माइलस्टोन अचीव करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दिया और हमारे दर्शकों को दिया, और अपने एक्सपीरियंसेस और जो नेवल ग्रुप इंडिया इस वक्त इंडिया में कर रहा है उसके बारे में जानकारी दी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे भी आपके साथ इस तरीके की कुछ पॉडकास्ट की सीरीज़ हमारी जारी रहेगी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग।